हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म पाथफाइंडर लर्निंग ऐप। और दोस्तों, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की श्रृंखला में पॉलिटिकल ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने रिमलैंड वाला, वो हृदय स्थल वाला सिद्धांत जो मैकिंडर ने दिया था, वो कल हमने कंप्लीट कर लिया था। आज है वो हम स्पाइसमैन का रिमलैंड थ्योरी है उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो जो राघवेंद्र जी लाइव है, और कौन कौन है, मनीषा, राघवेंद्र मनीषा दोनों हैं, और भी दोस्त हैं, वो जल्दी से जल्दी आ जाओ। और आप सबका एक कंसर्न पिछले एक महीने से बना हुआ है कि क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो रही है, तो उसका समाधान है वो निकाला है। पहले की जैसे ही, गुड इवनिंग राघवेंद्र, पहले की जैसे ही प्रयास रहेगा। अपना अब जो पोर्शन बचा हुआ है, तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी अपना चल ही रहा है। रात को जो 8 बजे वाला जो सेशन है, कल से फिक्स 8 बजे अपना ये चलेगा। और 8 से 10 तक लगभग 2 घंटे का अपना ये रहने वाला है कल। कल से ये आप नोट कर लेना है ना। और उससे अलावा एक ही क्लास होगी कल, और ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी वाला एक या दो क्लास, और ये अपना पूरा हो जाएगा। फिर उससे बाद में अपन 8 वाले जो इवनिंग वाला जो सेशन चलता है अपना, उसमें अपन चलाएंगे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। ठीक है, उससे जो सिद्धांत हमारे बचे हुए हैं। फिर उससे बाद में अपनी पॉपुलेशन ज्योग्राफी थ्योरी तो हमने पढ़ ली, लेकिन उससे जो सिद्धांत है, वो अपने को सिद्धांत उसके बारे में जानने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अपना प्रवास वाले सिद्धांत, जो जो सिद्धांत सारे बचे हुए हैं, वो अपन अपने 8 से 10 वाले सेशन में जानेंगे। एक अपना बचा हुआ है एनवायरमेंट और थॉट, है ना। तो एनवायरमेंट और थॉट ये अपन चलाएंगे 3 बजे से, दोपहर 3 से 5 वाले सेशन में। ठीक है, और उसके अलावा छोटे छोटे जो टॉपिक बचे हुए हैं, उन टॉपिक से आपको रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, वो आपको दे दी जाएगी। तो 3 से 5 और 8 से 10 कंटिन्यू चलेगा। लगभग 20 दिन, 10 10 12 तारीख तक अपना जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जो जो अपने ये ह्यूमन ज्योग्राफी वाली यूनिट्स है, उनमें सिर्फ थ्योरी बची, मतलब सिद्धांत बचे हैं। थ्योरी अपन ने लगभग लगभग सभी की पढ़ ली है। ठीक है, प्रैक्टिकल अपना हो चुका है, 2 4 टॉपिक उसमें बचे हैं, तो वो भी अपन रिकॉर्डेड सेशन के माध्यम से मैं आपको दे दूंगा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, है ना। उससे अलावा जो अपना मेन जो पोर्शन बचा हुआ है, कौन सा, एक तो एनवायरनमेंट और थॉट, उसकी जो क्लासेज है वो 3 से 5 वाला जो सेशन है उसमें चलेगी। ठीक है राघवेंद्र मनीषा, सही है, शेड्यूल समझ में आ गया। 3 से 5 और 8 से 10, और 10 तारीख पहले पहले अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर बच रहा है अपना टेस्ट सीरीज, जो नेट का एग्जाम है। तो इतने दिन क्लास नहीं हो पाई, तो मैंने टेस्ट सीरीज आप सबके लिए अच्छे से प्रिपेयर करी है ना। तो वो टेस्ट सीरीज 2 तारीख से अपना स्टार्ट होगा, है ना। 2 सितंबर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसमें मैं आपको प्रॉपर जितना यूनिट वाइज टेस्ट है और उसका सॉल्यूशन भी अपन देने का प्रयास करेंगे। उसमें टेस्ट में आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है अच्छे से। ठीक है, तो क्लासेस देखते रहो, और टेस्ट सीरीज है उसकी पीडीएफ, टेस्ट दे लो, पीडीएफ निकाल लो, और उसको आराम से करते रहो। ठीक है, हाँ, जीआईएस रिमोट सेंसिंग बचा है, एक दो प्रक्षेप बचे हैं, मैंने सारा देख लिया है। जो जितना भी अपना बचा हुआ है, वो 10 से 12 के बीच में एकदम मैराथन की तरह अपन लगेंगे। और क्योंकि पिछले दिनों लॉस अपना हो चुका है, मैं भी मानता हूँ, और कुछ ऐसी अव्यवस्थाएं आई थी जिस वजह से क्लासेस कंटिन्यू नहीं रह पाई मेरी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अब है वो 10 15 दिनों में अपन पूरा सिलेबस है वो कवर करने का प्रयास करेंगे। इतना सही बच रहा है बस, है ना। तो चलिए, रिमलैंड वाली थ्योरी, आई होप जो मैकिंडर वाली थ्योरी है वो आप सभी ने पढ़ ली होगी। कल जो मैंने क्लास अपडेट करी थी, उसमें मैकिंडर वाली थ्योरी डाली थी। बहुत से लोग
लॉस हो गया है आज तक रिवीजन होता। हाँ ये तो है, लॉस हो गया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ जो अपन ने इतना पढ़ लिया था वो भी आपने छोड़ा नहीं होगा। और 20 की जो क्लासेस हैं, 20 से जो दिन में क्लासेस नहीं हो पाई, तो उसमें आपने उसका रिवीजन है वो अच्छे से किया होगा, तो आगे भी उसमें समस्या नहीं आएगी। चलिए, तो रिमलैंड वाली थ्योरी है वो मैकिंडर की थ्योरी का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो मैकिंडर का जो हृदय स्थल था, उस हृदय स्थल का जस्ट अपोजिट कौन सा है? रिमलैंड वाली थ्योरी। तो मैकिंडर क्या बोलते हैं? पहली बात ये है, जो हृदय स्थल पर शासन करेगा, है ना? तो मैकिंडर में कल मैंने समझाया था, तो मुझे बताना। देखिए, मैकिंडर ने 3 शब्द दिए। एक तो कौन सा था? धुरी क्षेत्र, ये कब दिया? फिर उसके बाद में आता है इसने हृदय स्थल, ये कब दिया? और तीसरा शब्द है मिडलैंड बेसिन, ये शब्द उन्होंने कब दिया? 3 शब्द उन्होंने दिए थे, धुरी क्षेत्र, हृदय स्थल और मिडलैंड बेसिन। सही है, लेकिन आपको सन बतानी है। ठीक है, कल वाली जो थ्योरी है उसमें अच्छे से बताया था। धुरी क्षेत्र परिकल्पना जो आपका हृदय स्थल वाला है, उसी को इन्होंने धुरी क्षेत्र के रूप में सबसे पहले 1904 में बताया। ठीक है, फिर द्वितीय विश्व युद्ध होता है ना? और द्वितीय विश्व होने के बाद, ठीक है, 1904 और 1919, सही है मनीषा, उन्होंने उस दूरी क्षेत्र को और भी बड़ा कर दिया और उसे क्या बना दिया? हृदय स्थल बना दिया। ठीक है, और फिर 1934 में जाकर फिर उन्होंने मिडलैंड की संकल्पना दी, फिर उन्होंने मिडलैंड के बारे में भी बताया। तो इस तरह से आपको तीनों के बारे में मैंने अच्छे से बताया था, तीनों किस तरह से इवॉल्व हुए, उनकी जो सोच है वो किस तरह से चेंज होती गई, ये भी हमने जाना था। और उस सोच पर जो विश्व का जो घटनाक्रम चल रहा था, उस घटनाक्रम का प्रभाव भी हमने जाना था। तो मैकिंडर ये बोलते थे कि जो विश्व है हमारा, वर्तमान जो विश्व है उनके समय का, उस समय 2 ही शक्तियां हैं जो महत्वपूर्ण है। एक तो कौन सी? स्थल शक्ति, और दूसरी कौन सी? नौसेना शक्ति। ठीक है, यानी जिसके पास थल सेना मजबूत होगी और जिसके पास नौसेना मजबूत होगी, तो इन दोनों शक्तियों का जब टकराव होगा, उस टकराव में थल सेना वाली शक्ति है वो जीतने वाली है। और थल सेना वाली शक्ति कौन सी? जो हृदय स्थल पर शासन करती है। जो हृदय स्थल पर शासन करती है थल सेना वाली शक्ति, वहां तक नौसेना पहुंच ही नहीं पाएगी। और नौसेना अगर पहुंचती है तो वो नौसेना नहीं, थल सेना रह जाएगी। और जब वो थल सेना रह जाएगी तो वो उस पर शासन नहीं कर पाएगी, उस क्षेत्र को नहीं जीत पाएगी। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। फिर इसके बाद में हमारे विद्वान आते हैं स्पाइटमैन, और स्पाइटमैन ये बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। जो हृदय स्थल है वो हृदय स्थल, क्योंकि एक संसाधन विहीन क्षेत्र है, वहां पे ज्यादा संसाधन नहीं है। ठीक है, और वो चारों ओर से अपनी ही सीमाओं में घिरा हुआ है, इसलिए जो हृदय स्थल से बाहर रिमलैंड उन्होंने इस नाम दिया है ना, जो आंतरिक अर्धचंद्र है उसको उन्होंने क्या नाम दिया? रिमलैंड नाम दिया। तो जिसका शासन, नौसेना जिसकी मजबूत होगी वो शासन करेगा रिमलैंड पर, और जो रिमलैंड पर शासन करेगा, क्योंकि उसने फिर हृदय स्थल को अपने चारों ओर क्या कर लिया? बांध लिया। ये मेरा रिमलैंड है, ठीक है, ये मेरा बाहरी क्षेत्र है ना? और इस बाहरी क्षेत्र पर मैंने क्या कर लिया? शासन कर लिया। और ये अंदर वाला मेरा क्या है? हृदय स्थल है। और इस हृदय स्थल पर, क्योंकि ये हृदय स्थल बाहर निकल नहीं सकता, बाहर जा नहीं सकता, अपनी ही सीमाओं से बंधा हुआ है, संसाधन इसके पास है नहीं, ठंडा प्रदेश है, कृषि क्षेत्र भी इसके पास है लेकिन इतना ज्यादा डेवलप नहीं है। तो इस हृदय स्थल को अगर मैं चारों ओर से घेर लूं और पूरे विश्व से अगर मैं इसका संपर्क ही तोड़ दूं, है ना, तो मैं इस आसानी पर इससे इस पर शासन कर सकता हूं। और अगर मैं आसानी से इस पर शासन कर सकता हूं, रिमलैंड पे मेरा शासन है,
तो मैं आसानी से पूरे विश्व पर शासन कर सकता हूँ। तो ये जस्ट अपोजिट परिकल्पना है। हृदय स्थल में मैकेंडर क्या बोलते हैं, जिसका शासन हार्टलैंड पे होगा, हृदय स्थल पे होगा, वो रिमलैंड पे शासन करेगा, और जो रिमलैंड पे शासन करेगा वो पूरी दुनिया पे शासन करेगा। अब ये उल्टा बोल रहे हैं, जिसका रिमलैंड पे शासन होगा उसका हृदय स्थल पे शासन होगा, और जिसका हृदय स्थल पे शासन होगा उससे पूरा दुनिया पे शासन होगा। तो ये छोटी सी अच्छी सी परिकल्पना है। चलो समझते हैं इसको, किस तरह से ये परिकल्पना इवोल्व हुई, किस तरह से इसमें जो विद्वानों का अपना अपना योगदान इसमें रहता है। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, और वो कौन सी चीज ध्यान में रखनी है ना, कौन सी चीज, कि जब भी हम थॉट से जो सिद्धांत पढ़ते हैं, है ना, थॉट वाले सिद्धांत मतलब जब हम ये सिद्धांत मानव भूगोल वाले सिद्धांत समझते हैं, तो कल भी बताया था, इसमें जो अपनी सोच है, अपनी जो बुद्धि है, अपना जो दिमाग है, उसको साइड में रखते जाना है। ठीक है, साइड में रखते जाने का मतलब है, जब मैकिंडर ने वो सिद्धांत दिया, जब इस वाइटमैन ने जो सिद्धांत दिया, वो उनकी सोच के अनुसार दिया, वो गलत नहीं है। लेकिन उस समय की जो परिस्थितियां थी, जब मैकिंडर ने धुरी क्षेत्र दिया, तब कोई भी वायु शक्ति नहीं थी, है ना, तो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार दिया। आज तो अपना जो वर्ड है वो ग्लोबल वर्ड है। अब उन सिद्धांतों में, अब अगर आप वाहन थुनेंग के सिद्धांत में, है ना, जिसमें उन्होंने परिवहन वाहन क्या माना है, साधन घोड़ा गाड़ी माना है, ठीक है, अब उसमें आज के समय की आप उसमें टेक्नोलॉजी का यूज लगा के उस सिद्धांत को समझना चाहोगे, तो उस सिद्धांत से जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे वो सारे गलत हो जाएंगे। आपको अपना दिमाग यूज करना है। जिस समय उस विद्वान ने वो सिद्धांत दिया, उस समय के विश्व की परिस्थितियां कैसे थी, और वो उस विद्वान से अपने को कनेक्ट करना है। एक बार अगर आप उस चीज से कनेक्ट कर गए कि हाँ यार, अगर ऐसी परिस्थितियां हैं जब विश्व में ही दो ही शक्तियां हैं, स्थल शक्ति और नौसेना शक्ति, तो उनके मध्य जो टकराव आएगा, उस टकराव से कौन सी शक्ति जीतेगी? एक ऐसे बोलता है थल शक्ति जीतेगी, एक बोलता है नौसेना शक्ति जीतेगी। बस सारी चीजें में होता है ना, ये चीज बढ़िया है, ये चीज खराब है, हर चीज में जीतते हैं, तो ये वाली ही चीज अपने को यहाँ पर अप्रोच लगानी है। वायुसेना का तो मैं इसमें नाम भी नहीं लेना है, नाम लोगे और उसके हिसाब से सोचोगे साइबर वार ये सारा, तो फिर ये सिद्धांत समझ में नहीं आने वाले हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि सिद्धांत में आपको यूज नहीं लेना, लेकिन इन सिद्धांतों का सही कोर, सही क्रस्ट समझने का यही अच्छा तरीका है कि हम आज की परिस्थिति में ना समझे, जब ये सिद्धांत दिया गया था उस परिस्थिति से हम कनेक्ट करें अच्छे से, तो ये पूरे सिद्धांत आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। जनसंख्या वाले सिद्धांत हो, चाहे वो कृषि वाले सिद्धांत हो, चाहे वो इंडस्ट्री वाले सिद्धांत हो, जो हमने पांचों सिद्धांत पढ़े, कोई सा भी सिद्धांत तो सभी इसी तरह से कार्य करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब इस सिद्धांत के बारे में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि रिमलैंड वाला जो सिद्धांत है ना, स्पाइकमैन ने जो दिया, वो 1942 में दिया या 1944 में दिया, है ना, 42 या 44? बहुत जगह आपको 44 लिखाई देगा, बहुत जगह आपको 42 दिखाई देगा। यहाँ पे जो समस्या है वो ये है, सिद्धांत दिया गया था 1942 में, ये फिक्स कर लेना, सिद्धांत उन्होंने 1942 में ही दिया था। 1943 में वो मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, उनका निधन हो जाता है। 1944 में उनकी पुस्तक आती है, कौन सी, द ज्योग्राफी ऑफ पीस, और इस पुस्तक में वो सिद्धांत है वो आपका आता है। ठीक है, तो आप इससे पहले सिद्धांत कब दिया, इससे पहले कॉन्फ्रेंस वगैरह ये होती है ना, पेपर वगैरह, तो इससे माध्यम से इन्होंने इस सिद्धांत, ये अपना विचार है वो दिया था। लेकिन एक किताब के रूप में, एक पुस्तक के रूप में वो 1944 में आता है। तो ये ध्यान रख लेना, द ज्योग्राफी ऑफ पीस पुस्तक कब आई, तो 1944, और उस पुस्तक में ये सिद्धांत आया था, सही है, लेकिन ये सिद्धांत दिया कब गया था, तो वो 1942 में दिया था। ठीक है, यह सिद्धांत मैकिंडर से हृदय स्थल के विरोध में। ठीक है, तो ये सिद्धांत हृदय स्थल के विरोध में है।
भौगोलिक विशेषताओं को विदेश नीति का निर्धारित तत्व माना है। जो भौगोलिक विशेषताएं हमारी, हम कहाँ पे है अवस्थित है, हम पर्वतीय क्षेत्रों में हैं, हम मरुस्थलीय क्षेत्रों में हैं, हमारे आसपास का भौगोलिक वातावरण क्या है, इन सभी से हमारी विदेश नीति है वो निर्धारित होती है। ये चीज क्या बोलते हैं, मैकिंडर वो स्पाइटमैन है वो बोलते हैं, और ये सही भी बात है। भौगोलिक विशेषताएं विदेश नीति को निर्धारित करती है। अगर भारत और पाकिस्तान चाइना के मध्य हिमालय पर्वत ना होता, ये भौगोलिक बाधा ना होती, तो दोनों के बीच में जो संबंध है वो निश्चित रूप से अलग होता। ठीक है, या तो चाइना वर्षों पहले भारत को अपना क्षेत्र में मिला लेता, ठीक है, वरना क्योंकि बच गए हम हिमालय की वजह से, या फिर भारत वाले मिला लेते। लेकिन दोनों की संस्कृति बिल्कुल अलग नहीं होती अगर हिमालय ना होता, और विदेश नीति भी निश्चित रूप से इससे प्रभावित होती है। वैश्विक रणनीति में समुद्री शक्ति मूल कारक है, ये कौन मानते हैं, ये मानते हैं आपको स्पाइसमैन। जबकि मैकिंडर क्या मानते हैं कि वैश्विक शक्ति में स्थल शक्ति जिसके पास मजबूत रहेगी वो ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, फिर हृदय स्थल में कृषि योग्य भूमि की कमी है, क्योंकि ठंडा प्रदेश है, साइबेरियाई क्षेत्र, ये सारा आता है ना। औद्योगिकरण के लिए संसाधनों का भी क्या है, अभाव है, और इस वजह से हृदय क्षेत्र अगर उसको चारों ओर से आप घेर लोगे तो वो पीछे हट जाएगा, वो कमजोर पड़ जाएगा। जैसे महल होता था ना, जैसे किसी एक राजा दूसरे राजा पे आक्रमण कर रहा है, ठीक है, तो आक्रमण करने के लिए वो उस दूसरे राजा के महल के पास चला जाता है और उस महल को चारों ओर से घेर लेता है, ठीक है, और चारों ओर से घेरने के बाद चारों ओर से उस महल को घेरने के बाद वहीं पर बैठ जाते हैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, ठीक है। अब उस महल के अंदर कितना अनाज होगा, कितनी खाद्यान्न आपूर्ति होगी, पेयजल आपूर्ति होगी, जिससे वो पूरे महल का सिस्टम है वो सरवाइव कर पाएगा। 4 महीने बाद परेशान होकर राजा क्या बोलता है, चलो ठीक है, अब या तो युद्ध कर लो या मैं हार मान लेता हूँ, ठीक है, यही होता था। अब यही सिद्धांत है पर बड़े स्तर पर है, यहाँ पे सिर्फ एक महल नहीं है, एक बड़ा भूभाग है जिसे हम हृदय स्थल कहते हैं, ठीक है। तो उस हृदय स्थल से चारों ओर का जो क्षेत्र है उसे स्पाइटमैन ने रिमलैंड नाम दिया, और ये ऐसे बोलते हैं कि रिमलैंड पे अगर कोई शासन कर लेगा तो उस हृदय स्थल को चारों ओर से घेर लेगा, चारों ओर से उसको काउंटर कर लेगा, और उसको चारों ओर से अगर काउंटर कर लेंगे हम तो बस फिर हृदय स्थल को हम आसानी से है वो जीत लेंगे। तो ये क्या बोलते हैं, अतः हृदय स्थल अपनी जनसंख्या का भरण पोषण करने में क्या रहेगा, समर्थ नहीं है, जहां विश्व शक्ति का केंद्र नहीं हो सकता, क्योंकि जो क्षेत्र अपनी जनसंख्या का भरण पोषण करने में उनको औद्योगिक शक्तियां, औद्योगिकरण की चीजें दिलाने में ही सक्षम नहीं है, तो वहां पे आप विश्व शक्ति का केंद्र कैसे बना सकते हैं, ये भी इन्होंने विचार दिया है। फिर ये समझ में आ गया रिमलैंड है और ये हृदय स्थल है। मैकिंडर का जो आंतरिक अर्धचंद्र वाली पेटी है उसको स्पाइसमैन ने आंशिक रूप से स्थलीय और आंशिक रूप से समुद्री पेटी की तरह वर्णित किया तथा उसे उपांत क्षेत्र का नाम दिया, ठीक है। भौतिक संसाधनों, मानव संसाधन, गतिशीलता की उपस्थिति के कारण ये श्रेष्ठ मानी जाती है। ये ड्रीमलैंड वाला क्षेत्र जो उपांत क्षेत्र इन्होंने दिया, ये ड्रीमलैंड वाले क्षेत्र में आज विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या रहती है। भारत, दक्षिण एशिया वाला क्षेत्र, ये पूरे क्षेत्र में ईरान, सऊदी अरब वाला क्षेत्र, पश्चिमी यूरोप वाला क्षेत्र, ये दुनिया के सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र है। यहाँ पे जनसंख्या है, यहाँ पे संसाधन है, यहाँ पे कृषि उद्योग है, तो ये सारी चीजें होने की वजह से ये क्षेत्र दुनिया के सर्वोच्च क्षेत्रों में माने जाते हैं, और यहां से आप पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास समुद्री पहुंच है ना, और समुद्री पहुंच की वजह से हम बाहरी दुनिया से तालमेल बिठाने में भी आसानी से वहां तक पहुंच सकते हैं। ये क्षेत्र समुद्री और स्थलीय मार्ग का सम्मिलित क्षेत्र है, और अतः यहाँ सभी प्रकार की परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हैं जो इस क्षेत्र की गतिशीलता प्रदान करते हैं।
अब इस पाइपलाइन क्या बोलते हैं, जो रिमलैंड पर नियंत्रण रखता है वो यूरेशिया पर शासन करता है, ठीक है। और जो यूरेशिया पे शासन करता है वह विश्व का भाग्य नियंत्रण करता है। यहाँ पे यूरेशिया का मतलब है आपका हृदय स्थल, ठीक है। तो हृदय स्थल को इन्होंने क्या कहा, यूरेशिया। तो जो रिमलैंड पे शासन करेगा वो यूरेशिया पे शासन करेगा, और जो यूरेशिया पे शासन करेगा वही विश्व को भाग्य को नियंत्रण करेगा। अब इस थ्योरी को अपनाया किसने, इस थ्योरी को अपनाया अमेरिका ने, ठीक है। और अमेरिका ने इस थ्योरी को अपनाकर जो हृदय स्थल है अपना यूएसएसआर, उसके चारों ओर ऐसी पेटी बनाने में लग रहा है स्टार्टिंग से, शीत युद्ध से ही, कि उससे चारों ओर जो रिमलैंड वाला क्षेत्र है उसमें ऐसे देश हो, ऐसी स्थित जो देश है वो सारे नाटो के सदस्य हो और समर्थन करे इसका अमेरिका का। अगर अमेरिका उस पूरे क्षेत्र को घेर लेता है तो आसानी से रूस पर, जो यूएसएसआर है हृदय क्षेत्र है, उस पर आसानी से नियंत्रण कर पाएगा। तो इस पेटी का लोहा दीवार है ना, लोहे की दीवार के रूप में ये बनाने का कार्य वह कर रहा है। तो इस पाइपमैन की जो रिमलैंड को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना, वह आश्वस्त थे कि स्थल और समुद्री शक्ति की वह सम्मिलित शक्ति जो रिमलैंड को नियंत्रण कर सकती थी विश्व शक्ति संबंधों को नियंत्रण करेगी। यानी रिमलैंड वाली ऐसी शक्ति है जो स्थल पे भी लड़ सकती है क्योंकि वह स्थल में स्थित है, और क्योंकि उस पर समुद्र मिल रहा है तो उसके पास समुद्री शक्ति भी है। तो वो दोनों का सम्मिलित रूप है, और वही क्या है, पूरे विश्व पर शासन करने के योग्य है। जिसका उस पूरे पे कंट्रोल रहेगा वही पूरे विश्व पे शासन करेंगे। स्पाइकमैन की युद्ध की स्थिति में अमेरिका पुरानी दुनिया की शक्तियों के अपने विरुद्ध संगठित नहीं होने देना चाहिए। तो स्पाइकमैन क्या बोलते हैं कि अगर युद्ध की स्थिति आती है तो अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि जो पुरानी दुनिया है, अमेरिका तो नई दुनिया में है ना, नई खोजी देश है, जो पुरानी दुनिया वाले देश हैं वो सारे संगठित हो जाएं और संगठित होकर अमेरिका के विरुद्ध लड़े। बल्कि अमेरिका यही चाहता है कि वो एक दूसरे से ही लड़ते रहें और मैं जिसको सपोर्ट करना चाहूं उसको सपोर्ट करूं। और उसमें भी क्योंकि जो और देश रिमलैंड वाले जो क्षेत्र है, रूस वाले क्षेत्र है, क्योंकि वो पूंजीवादी है और अमेरिका की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं तो वो उसको समर्थन करता है। और जब आपका हृदय स्थल वाला देश है वो कौन सा है, यूएसएसआर, वो साम्यवादी विचारधारा है, मार्क्सवादी विचारधारा है ना, समाजवादी विचारधारा है ना, ये आप माने तो उसका समर्थन है। तो इस वजह से वो चाहता है कि यूएसएसआर का विनाश हो, उससे उसकी विचारधारा पर उसका क्या हो, प्रभुत्व हो, इसलिए वह उसको चारों ओर से घेरने की प्रतिस्पर्धा अपनाता है। जब विश्व युद्ध जारी था तब स्पाइकमैन ने कहा मित्र शक्तियों को अपनी नीतियों को इस प्रकार बनाना चाहिए कि रिमलैंड और शत्रु में एकीकरण ना हो। कि मित्र देश कौन से, ब्रिटेन, फ्रांस है ना, अमेरिका, यूएसएसआर, नहीं यूएसएसआर नहीं था उसमें शायद, तो ये जो देश है ना, उनको ऐसा करना चाहिए कि कभी भी जो हृदय स्थल है और आपका रिमलैंड है इन दोनों के बीच में मित्रता ना बने। क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में मित्रता बन गई तो फिर तो ये दोनों ही आपस में मिलकर पूरे विश्व में शासन कर लेंगे। फिर तो अमेरिका और पश्चिमी यूरोप वाला जो क्षेत्र है वो विश्व पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा। और आप देख रहे हो विश्व में यही चीजें चल रही है ना। रूस का संबंध है वो चाइना से कभी भी अच्छे नहीं रहे, भारत से अच्छे बुरे ऐसे चलते रहते हैं। और जो वाले क्षेत्र है पश्चिमी यूरोप से भी नहीं रहे, चीन, इराक, ईरान, इन क्षेत्रों से भी अच्छे संबंध उससे नहीं रहे, जापान से भी नहीं रहे। हालांकि अभी वर्तमान परिस्थितियों में संबंध है वो अलग अलग चेंज हो रहे हैं। आप ये बोलोगे सर रूस और भारत के मध्य को घनिष्ठ मित्रता है, घनिष्ठ मित्रता है। जब युद्ध की स्थिति आती है तो निश्चित रूप से यूएसएसआर से हमने सहायता पहले भी ली है और आज भी लेंगे, और हम भी उसकी सहायता करते हैं, जैसे यूक्रेन वाला युद्ध है। लेकिन एक मित्रता, एक उस समय संतर्थित घड़ी से हटकर हम साथ साथ लड़ें किसी दूसरे देश के खिलाफ,
उस स्तर पर अभी तक हमारी जो पहुंच है वो नहीं पहुंच पाई है। समझ रहे हो बात को? दोनों साथ साथ लड़े। मेरे ऊपर आक्रमण हुआ तो सहायता करने के लिए रूस आ गया, रूस पर आक्रमण हुआ या रूस ने किसी पर आक्रमण किया तो हम कुछ नहीं बोल रहे, वो एक अलग है, ठीक है। लेकिन दोनों साथ मिलकर अमेरिका पर आक्रमण कर दे, ये स्थिति अलग है। इस स्थिति में भारत फिर भी दूर रहेगा, ठीक है। तो इस स्थिति को मैं समझाना चाह रहा हूं कि इस स्पाइकमैन ने ये विचार दिया है कि कभी भी ऐसा ना होना चाहिए। अगर आपको अमेरिका को और पश्चिमी यूरोपीय देशों को दुनिया पर शासन करना है तो कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो कि जो रिमलैंड वाले देश हैं और जो हृदय स्थल वाले देश है वो दोनों आपस में मित्रता कर लें। उनमें मित्रता की स्थिति कभी भी नहीं बननी चाहिए, तभी आप रिमलैंड को कंट्रोल कर पाओगे। और जब आप रिमलैंड पर नियंत्रण स्थापित कर लोगे तब आप हृदय स्थल पर शासन कर पाओगे। तो ये इन्होंने बताते हैं। फिर ये बोलते हैं जर्मनी की पराजय के बाद सोवियत संघ शक्ति को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका ने इसी नीति को अपनाया, ठीक है। जब जर्मनी पराजित हो गया, यूएसएसआर है वो, रूस है वो एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा, तब अमेरिका ने इसी नीति को अपनाया और अमेरिका के आसपास से जितने देश हैं उन सभी को नाटो की जो उनका सैन्य संगठन है उसमें सम्मिलित करने का प्रयास है वो निरंतर वह करते रहता है। रिमलैंड में सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने नाटो, सेंटो, सीटो का निर्माण किया। ऐसे संगठन जो सैन्य संगठन है, नाटो में जो शामिल देश है तो वो संयुक्त सेना रखते हैं, एक भी देश पर आक्रमण सभी देशों पर आक्रमण माना जाएगा, ऐसी ऐसी संधियां हैं, ठीक है। तो वो अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने का प्रयास करते हैं, उस प्रभाव क्षेत्र के लिए आर्थिक सहायता देकर, कैसे भी सहायता देकर उन्हें अपने वश में, अपने नियंत्रण में करने का प्रयास वो चलता रहता है। संयुक्त अमेरिका, इजराइल, दक्षिण कोरिया, जापान, अफगानिस्तान, ये सारा। और अफगानिस्तान की लड़ाई है, वो अफगानिस्तान की लड़ाई तो यही है कि हृदय स्थल पे कैसे शासन करे, बस यही लड़ाई है। क्योंकि रिमलैंड से हृदय स्थल पे पहुंचना है तो अफगानिस्तान वहां का मध्य एशिया का सेंटर बिंदु है, ये आप मान के चले, ठीक है। ईरान से भी पहुंचने का प्रयास हुआ, इराक से भी हुआ, लेकिन अगर एक बार अफगानिस्तान पे नियंत्रण किसी भी शक्ति का हो गया वो आसानी से पूरे मध्य यूरेशिया वाला जो क्षेत्र है उस पर शासन स्थापित कर सकती है। लेकिन आपको भी पता है हृदय स्थल है वो भी पूरी सहायता देता है, रूस है वो पूरी सहायता देता है अफगानिस्तान में, वो कभी भी उस पर शासन या प्रभुत्व विदेशी शक्ति का स्थापित नहीं होने देता। आप देखो ब्रिटेन ने प्रयास किया, बहुत लंबे समय तक उन्होंने प्रयास किया। ब्रिटेन के बाद ब्रिटेन की सेना जब थक गई, परेशान हो गई, तब उसके बाद अमेरिका आया, अमेरिका ने भी बहुत दिनों तक इसमें प्रयास किया, अमेरिका भी अब पीछे चला गया और फिर से नई तीसरी शक्ति के माध्यम से आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएंगे, ये निश्चित रूप से आप मानते चले, क्योंकि आना ही आना है ना। जो विश्व की परिस्थितियां चल रही हैं उन परिस्थितियों के अनुसार, क्योंकि अनस्टेबल है, वो स्थिति भी ऐसी है, छोड़ के भी ऐसी गए हैं अनस्टेबल कंडीशन में, ठीक है। तो अनस्टेबल कंडीशन में लोकतंत्र फिर से बहाल करना है उन्हें, ये सारी चीजें इसमें है। और आलोचना क्या होती है? आलोचना ये होती है क्योंकि इन्होंने सिर्फ दो ही चीजों के बारे में सोचा, कौन सा? एक तो आपका समुद्री शक्ति और एक आपका स्थल शक्ति। वर्तमान में जो युद्ध की जो तकनीक है, टेक्निक्स है, वो निश्चित रूप से चेंज हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका को इन्होंने महत्व नहीं दिया, और देते भी कैसे, उनसे पहले ही इन्होंने ये सिद्धांत दे दिया था। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय कानून क्षेत्रीय विस्तार को रोकते हैं, निश्चित बात है क्षेत्रीय विस्तार होने से रोकते हैं, लेकिन फिर भी ये रुका थोड़ी है, नहीं रुका ना। चीन भी निरंतर प्रयास करते रहता है, अरुणाचल प्रदेश मेरा है, ताइवान मेरा है, हांगकांग मेरा है, फिर उधर भूटान भी मेरा है, डोकलाम भी मेरा है, नेपाल भी मेरा है, ठीक है। और उधर चले जाओ तो रूस पर भी बोल देता है ये भी मेरा, ये आमूर वाला क्षेत्र, उधर वाला क्षेत्र, ठीक है। रूस ने यूक्रेन पे कब्जा कर लिया, क्रीमिया पे कब्जा कर लिया, तो क्षेत्रीय विस्तार निश्चित रूप से कम हुआ है, लेकिन रुका नहीं है, ठीक है, ये भी है। विश्व अब रेड जेल द्वारा बनाए गए जीवित जीव की तरह नहीं है, ये भी सही बात है कि जो विश्व है, विश्व में देश, रेड जेल ऐसे बोलते हैं,
देश है वो जीवित प्राणी की तरह है, वो धीरे धीरे अपनी वृद्धि करता रहता है। तो अब ऐसा नहीं है कि वृद्धि ज्यादा हो पाती है, उस तरह की व्यवस्था अभी है वो देखने को नहीं मिल रही है। और वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं, जो व्यवस्था चल रही है, तो वर्तमान व्यवस्था में ये है कि आर्थिक साम्राज्यवाद बनाओ, आर्थिक रूप से गुलाम बनाओ उसको। जैसे श्रीलंका को बना लिया, जैसे पाकिस्तान को बना लिया चाइना ने, अफ्रीका के बहुत से देशों में उसने यही नीति अपना रखी है। आर्थिक रूप से उन्हें अपना गुलाम बनाओ, जाकर वहां पे पॉलिटिकली वहां पे शासन करना, राजनीतिक उपनिवेश बनाना, जैसे ब्रिटेन ने पहले बनाया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, वैसी व्यवस्था है वो वर्तमान युग में नहीं देखने को मिलती। आर्थिक साम्राज्यवाद है वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये इससे कुछ आलोचनाएं हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है थोड़े बहुत तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम है इस सिद्धांत को फिनिश करते हैं। राघवेंद्र, मनीषा, धनंजय, अरुणा, समझ में आ गया। चलिए मनीषा, तो दोस्तों फिर से बता देता हूँ, 8 से 10 है ना, कल से, ठीक है। तो एक तो 8 से 10 चलेगा, उसमें अपन टॉपिक वाइज लेंगे क्लास, जैसे टॉपिक पूरा होगा वैसे उस हिसाब से, है ना। तो एक तो 8 से 10 है जिसमें हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी वाला करेंगे। दूसरा है वो रहेगा आपका 3 से 5, जिसमें हम थॉट से प्रारंभ करेंगे कल। और आपसे जो छोटे मोटे टॉपिक और जो बच रहे उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको डेली मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।